Hi friends, a very warm and affectionate welcome to all of you once again. I, Kumari Guddi, again in front of you. और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। तो मैं उसके पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं इंस्पिरेशनल कोट से अपना डे स्टार्ट करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी इस कोट के बारे में कि आप लोग भी जो भी चीज़ इंस्पायर कर रहा हो उस चीज़ को अपने लाइफ में ज़रूर लागू करिए। ये बहुत इंस्पिरेशन देने वाला होता है। जैसे मेरा आज का कोट है, इफ़ यू लव व्हाट टू डू एंड आर विलिंग टू डू व्हाट इट टेक्स, इट्स विद इन योर रीच एंड इट विल बी वर्थ every minute you spend alone at night thinking about what it is you want to do. Yes, मतलब मेरे कोट का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव है। अगर आप उस कार्य के प्रति अपने प्रेम को जगाएंगे और मन में अगर ठान लेंगे कि मुझे किसी भी शर्त में वो कार्य करना है और कई रातें आपकी बीत जाती है सोचते सोचते उस कार्य के बारे में, तो वह कार्य कभी भी आपके पहुंच के बाहर नहीं हो सकता। जी हाँ, हमें उस कार्य के प्रति अपने प्रेम को जगाना होगा। सो दिस इज़ द इंस्पिरेशनल कोट ऑफ द डे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और आज का चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग फॉर क्लास 10। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसके लेखक जो हैं वो है R.C. हचिनसन। मैं पढ़ना चाहूँगी R.C. हचिनसन के इस लेख को। R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. R.C. Hutchinson ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, जो कि इनके अंदर एक असाधारण क्षमता थी, एक जन्मजात कौशल था कि ये समकालीन समाज में जो भी ज्वलंत मुद्दे थे वो इनको बड़ी आसानी से अपने लेख के माध्यम से प्रकट करते थे, प्रदर्शित करते थे। ये उनका कौशल था, स्किल था। The Pace for Living, R.C. Hutchinson captures the agony of modern man. R.C. हचिनसन ने इस लेख के माध्यम से, द पेस फॉर लिविंग के माध्यम से बताया है कि एक आधुनिक व्यक्ति की मानसिक पीड़ा क्या है, उनके मानसिक पीड़ा के बारे में बताया है। He brings out how the fast movement of man, things and object hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. जी हाँ, R.C. हचिनसन ने इस लेख में बताया है कि ये जो आजकल द्रुत गति है, ये जो फास्ट मूवमेंट है, ये कैसे लोगों के मानस पटल पर एक प्रेशर दे रहा है। हाँ, और जो नॉर्मल रिदम है, जो कि नॉर्मल गति है, हाँ, जो स्वाभाविक गति है, उसको रोक रहा है। तो उसने एक व्यक्ति के मानसिक पीड़ा को इस लेख के माध्यम से प्रदर्शित किया है, बताया है कि वह कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं इसको पढ़ती हूँ सबसे पहले और फिर मैं इसका अर्थ आप लोगों को बताऊँगी। और बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था, और अभिभावकों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों के अंदर रीडिंग पढ़ने की क्षमता को आप लोग ग्रो करवाइए, डेवलप करवाइए। वो लोग घर में जितने से ज़्यादा रीडिंग पढ़ें और तभी वो धीरे धीरे इंग्लिश के प्रति अपने डर को ख़त्म करेंगे और इंग्लिश में भी वेल वर्स्ड हो जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. लेखक कह रहे हैं कि मैंने एक नाटक देखा था, मैंने मतलब लेखक इसको अपने ऊपर वो करके बता रहा है कि I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. लेखक बता रहे हैं कि मैंने एक नाटक देखा था डबलिन में, जो कि जिसका चीफ कैरेक्टर जो था, मुख्य जो चरित्र था, वो एक अधेड़ व्यक्ति थे और मक्का व्यवसायी थे।
मकई के व्यवसायी थे, कॉर्न मर्चेंट थे इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री में रहते थे वो। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज़, हिज हर्ट वॉज डिकी। वो व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता था, उसके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी और उसका हर्ट जो था वो बहुत कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशंस ऑफ स्पेंडिंग 10 pound ऑन अ हॉलीडे। उसका जो भतीजा था उसे धोखा दे रहा था और उसकी पत्नी छुट्टियों में 10 पाउंड खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रही थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। मतलब कुल मिलाकर ये था कि जो जीवन की जो गति थी वो उसके लिए दुख का कारण बन रही थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। और दुख के इस पल में उसके हृदय से एक कड़हा निकल जाती है, वह चित्कार कर उठता है। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। तो कहते हैं कि ये लोग मुझे कहते हैं कि अब ऐसे हवाई जहाज़ का निर्माण हो चुका है जो कि 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। ये तो बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, हम लोग कैसे कदम से कदम मिलाएंगे। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे लिए यह पंक्ति सबसे मंत्रमुग्ध करने वाली पंक्ति थी, इंचैंटिंग। तो यहाँ कुछ कुछ वर्ड्स भी है, जैसे इंचैंटिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। तो मैं वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पहले मैं एक बार चैप्टर को पढ़ लेती हूँ, आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर मैं वर्ड मीनिंग भी डिस्कस करूँगी आप लोगों से। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। और उस व्यक्ति की जो शिकायत थी, वह जो कंप्लेन था वो उसके सिचुएशन से पूरा अप्रासंगिक था, मतलब मिलता था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, being a comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant। और यह बात बहुत ही हास्यजनक थी। इसके अलावा यह बात बहुत ही हास्यजनक थी कि यह एक सटीक उदाहरण दे रहा था कि आयरिश पीपल जो थे वो कैसे कैसे तरीके अपनाकर अपने सूक्ष्म सत्य की ओर बढ़ जाते थे, उसको प्राप्त कर लेते थे। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है, ओल्ड फूल तो वही हुआ ना, कॉर्न मर्चेंट, वो क्या कहना चाह रहा है, हम लोग यहाँ यह देख रहे हैं। सो नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। तो कह रहा है कि मुझे द्रुत गति से कोई वो नहीं है, मतलब नापसंदगी नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं द्रुत गति को पसंद नहीं करता हूँ। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour। वो फिर कहता है ओल्ड मर्चेंट कि मुझे ऐसे कार में सवारी करना पसंद है जो कि 90 miles an hour, 1 घंटे में 90 माइल्स को जो है तय कर रहा है। so long as I am driving and so long as it is not my car। तो किस प्रकार पसंद है कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और 90 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो मुझे पसंद है। और एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और ये भी शर्त है कि वह कार मेरी ना हो, किसी और की हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस द्रुत गति से। I adore the machines that hurt you about at better sea। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसे मशीन्स बहुत पसंद है जो कि आपको बेटर सी की याद दिलाते हैं, मतलब पूरे वो हर्ट करते हैं, पूरा हिलता डुलता है। टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे seems to me a most satisfactory experience। मतलब उस कार की गति इतनी तेज है कि वो लग रहा है कि आपको बाहर फेंक देगा। हाँ, वो पूरा हिल डुल रहा है अपनी गति के कारण। तो वो कवि लेखक यही कहना चाह रहा है कि मुझे ऐसी कार पसंद है। और मुझे यह पसंद है कि जैसे रात का भोजन अगर मैं लंदन में कर रहा हूँ तो दिन का लंच जो है मैं नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क में करूँ। तो ये कार की गति पर ही निर्भर करता है कि वह आपको उतने समय में लंदन और न्यूयॉर्क दोनों पहुँचा दे।
तो नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और ऐसा एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक है। मेरे लिए मतलब कॉर्न मर्चेंट। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये जो है सारे प्लेजर्स देता है, सारे आनंद के पल देता है ऑफ ट्रैवल। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सोमरसेट और एक्साइटमेंट द सोमरसेट और स्पेन। कहता है ये जो द्रुत गति की कार है ये तुमको वो वाला फन दे सकता है, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस, जो कि एक कंट्री बस देता है। जो कंट्री बस में अगर आप सवार होते हैं तो भीड़ रहता है उसमें पूरा, और पूरा वो धक्का खाते हुए हिलते डुलते हुए उस तरह की फीलिंग्स देता है। और स्पेन, बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह तुम्हें एक नाटकीयता का भी वो देगा, फीलिंग्स देगा। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, कि ये किस तरह का एक्साइटमेंट है। हम अगर द्रुत गति से कार चला रहे हैं तो ये हमें एक एक्साइटमेंट का फीलिंग देता है, एक अपने आप में एक आनंद का पल हम महसूस करते हैं। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। हमारे एंसेस्टर्स कभी इस द्रुत गति के बारे में सोचे तक नहीं थे, और हम लोग कितने मज़े से इसे एक्सेप्ट कर लिए हैं, कितना आनंद ले रहे हैं इसका। No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities over time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. तो जो मशीन्स की गति है, अगर हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वह बता रहा है कि हमें मशीन की गति के अनुसार अपने दिमाग को दौड़ाना चाहिए, तो यहाँ मुझे थोड़ी आपत्ति है, यह अनफ्रेंडली ट्रीट हो रहा है मेरे साथ। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers. फिर लेखक कहते हैं कि मैं थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। यहाँ प्रीजुडिस मतलब हुआ पूर्वाग्रह, तो मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोल रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं स्लो थिंकर्स के ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, मतलब धीमी गति से सोचने वाले लोगों की जमात से मैं बिलोंग करता हूँ। Those who are cursed with eyes cleared, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, because those tests, or all the ones I have come across, seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Yes, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों की जमात में हूँ जो कि बहुत ही धीमा सोचता हूँ, ठीक है। और ऐसे 4 घंटे, जो कि एक पार्टी ओवर हो चुका है और फिर भी हम लोग 4 घंटे तक उसी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, उत्सव के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों के जमात से बिलोंग करता हूँ। और मैं ऐसा हूँ, I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test. अगर आप किसी तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें सबसे कम मार्क्स मुझे ही आने वाला है। Because those tests are, or all the ones I have come across, seem to be designed to measure the speed of your mind and more than anything else. क्योंकि मेरे अनुसार ये जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है ये आपके माइंड के स्पीड को आंकने के लिए ही इसको अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, और मैं इस जमात में शामिल नहीं हो पाता हूँ। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह के टेस्ट में मैं शामिल होता हूँ तो मुझे सबसे कम अंक मिलने वाला है। हु इज सेइंग दिस? कौन कह रहा है? यस, द कॉर्न मर्चेंट इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. तो इस तरह से हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं वो हम लोग समझिए एक तरह से हम लोग अक्षम हैं, हम लोग हैंडीकैप्ड हैं कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर इस जीवनचर्या के साथ नहीं चल पा रहे हैं। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. और मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि लोग आनंद के पलों को जीने के लिए ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल जो हमें सोचना चाहिए, जीना चाहिए, उस पर हम कम फोकस करते हैं। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog. उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसे धुंध में मैं अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता हूँ जो कि होपलेस है, हाँ, जिसमें कहीं कोई आशा की किरण
नहीं है। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ। जब मूवी स्टार्ट हो जाता है तो उसके 1 या 2 मिनट के बाद ही मुझे अपनी वाइफ की तरफ मुड़ना पड़ता है और फॉर इनलाइटनमेंट कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में कौन होते हैं या फिर मैं कुछ जानना चाहता हूँ उसके लिए। आई विस्पर, मैं उससे फुसफुसा कर पूछता हूँ। विस्पर मतलब WHISPER, विस्पर। विस्पर मीन्स फुसफुसा कर बोलना, ठीक है। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग? तो वो पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसको हमने सबसे पहले शुरू में देखा? एंड सी विस्पर्स बैक, नो दे आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। तो वो वापस फुसफुसा कर जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, इस पिक्चर में, इस मूवी में 3 लड़कियां हैं, अ टॉल ब्लॉन्डी, अ शॉर्ट ब्लॉन्डी एंड अ मीडियम साइज ब्लॉन्डी ब्रूनेट। यस, तो कहती है कि इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक सबसे लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की, दूसरी एक नाटेकद की सुनहरे बालों वाली लड़की और तीसरी एक मीडियम साइज की काले बालों वाली लड़की है लेकिन श्वेत महिला है, ठीक है। कॉल देम ABC, तो तुम इन लड़कियों को A, B और C कहकर पुकारो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। और इस मूवी का हीरो कौन है? तो इस मूवी का हीरो वह है जो टोपी उतारते हुए अंदर प्रवेश करता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। और वो इन लड़कियों के प्यार में पड़ने वाला है। कैसे? क्या तीनों लड़कियों के साथ वो एक साथ प्रेम करेगा? नहीं, वो सबसे पहले B को, फिर C को, फिर A को करेगा। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता भी है। There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. तो ये अनुमान जो उसने लगाया, उसकी वाइफ ने लगाया, तो उसका दिमाग किस द्रुत गति से दौड़ा होगा और फिर वह सिचुएशन को पहले ही समझ गई। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फॉलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। और लेखक लेकिन नहीं समझ पाया। वह अपनी पत्नी से प्रश्न करता है, तो वह कहता है कि सिनेमा हॉल में अधिकांश जितने भी दर्शक हैं वो पहले से ही सिचुएशन को समझने के लिए पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं और सीन चेंज होने के बाद उनका अनुमान बहुत हद तक सही होता है। तो हमें अपने दिमाग को इतनी द्रुत गति से दौड़ाना होगा जिससे कि हम कंफर्टेबली जो रैपिड चेंजेस सीन में आ रहा है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। वो चीज़ों को जितनी सरलता से, जितनी तेज़ी से कर लेते हैं जितना कि 30 साल पहले आदमी कर लेते थे। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। जी हाँ, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हाई स्ट्रीट में जो आजकल के दिन में जो होता है, उन्हें इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा और वह जितनी देर में सोचेगा उतनी देर में वह काम हो जाएगा। तो फॉर दैट इस से हमें यही निष्कर्ष निकलता है, मॉरल मिलता है कि द पेस फॉर लिविंग, जीवन की जो गति है उसके साथ साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, अपने दिमाग को फास्ट बनाना होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे पल हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट अगर समय की मांग है तो होना है, लेकिन अगर समय की मांग नहीं है तो हमें नॉर्मल स्पीड को भी पकड़ना है। और अभी के इस समय में हमें पहले से ही ऑर्गेनाइज कर लेना होगा, हमें पहले से ही सोच लेना होगा कि हमें आगे क्या करना है। और द पेस फॉर लिविंग इस तरह से हमें एक शिक्षा देता है कि हमें गति बनाकर चलनी होगी। Thank you very much, and in the next class we will discuss about the question answers and the related exercises from the book. There are so many exercises here, just as correct the spelling of the following words D1। तो आप लोग इसको देखेंगे, पेज नंबर आपका 7 है। ये सब आप लोग रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक मैचिंग भी है
D3 जो कि पेज नंबर आपका 7 है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्मॉल क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में मैं बताऊंगी, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो है ही बुक में, जो आप लोगों को लिखना है। और अगर आप लोगों को इसके लिए भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया जा रहा है। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर, आपका पेज नंबर कितना है ये? 9। यस, पेज नंबर 9 में हम लोग जाएंगे। तो हम लोग लुक एट द वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेसन विच बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, we'll see this one also. Okay, and next we'll go in another page. हाँ, आप लोगों को नरेशन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रामर पार्ट है। तो व्हेन आई विल स्टार्ट माय ग्रामर क्लासेस, देयर यू विल come to know about narration, voice and many other things. Okay, so in this way today we have finished the lesson, the pace for living. Okay, in the next class we will discuss about the question answers, we will discuss about the word meaning, related spellings and so many things. Thank you very much and wait for my next class. Bye.